अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से। आपने स्टैंड अप कॉमेडी का नाम तो सुना होगा। सोशल मीडिया आने के बाद पूरी दुनिया में स्टैंड अप कॉमेडी का दौर है। स्टैंड अप कॉमेडी में एक कॉमेडियन वो माइक पकड़कर खड़ा होकर सामने बैठी हुई ऑडियंस को लतीफ़े सुनाता है। ये लतीफ़े सियासी और समाजी मामलात पर भी हो सकते हैं और इसमें किसी की ज़ात को भी हदफ बनाया जा सकता है। दुनिया में बहुत से मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं जिनको आप अक्सर कभी रील्स पर देख लेते हैं या कभी आपने उनके पूरे शोज़ भी देखे होंगे। ये स्टैंड अप कॉमेडियंस अक्सर सियासी लतीफ़े भी सुनाते हैं और बाज़ औक़ात सख्त गिर हुकूमतों के गैज़ो गज़ब का ये शिकार भी हो जाते हैं। अब भारत में कुणाल कामरा और मुनव्वर फारूकी समेत कई स्टैंड अप कॉमेडियंस तो नरेंद्र मोदी, RSS और बीजेपी पर लतीफ़े सुनाने पर मार भी खा चुके हैं और जेल की हवा भी खा चुके हैं। अब पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी का हाल वो आप सबके सामने ही है। पाकिस्तान के कॉमेडियंस शायद सहाफ़ियों की तरह इतने सख्त जान नहीं हैं, इसलिए पाकिस्तान में स्टैंड अप कॉमेडी में सियासी लतीफ़े वो अभी तक फ़रोग़ नहीं पा सके हैं। लेकिन पाकिस्तान में सियासी लतीफ़े हमेशा से मशहूर रहे हैं और इसमें सबसे मशहूर हुकूमत में रहते हुए मकबूलियत के दावे का लतीफ़ा है और हुकूमत में रहते हुए अपने सियासी मुखालफीन को गैर मकबूल बताना या बनाना है। जब सोशल मीडिया नहीं था ना, तो उस वक्त भी सियासी लतीफ़े बनाए जाते थे। जनरल ज़िया-उल हक के दौर में तो ऐसे लतीफ़े बनाने वालों की जान पर बनाई थी। अच्छा, जब जनरल ज़िया-उल हक के आमराना इक़दामात पर लतीफ़े मशहूर होने लगे ना, तो उन्होंने पुलिस की ड्यूटी लगाई कि ऐसे लतीफ़े सुनाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। बहुत तगदो के बाद ऐसे ही लतीफ़े सुनाने वाले एक शख्स को पुलिस ने जनरल ज़िया-उल हक के सामने लाकर हाजिर कर दिया। जनरल ज़िया-उल हक ने गुस्से में पूछा कि सुना है तुम मुझ पे लतीफ़े बनाते हो, तुम्हें पता नहीं कि मैं पाकिस्तान का पॉपुलर तरीन लीडर हूँ? उस शख्स ने डरते डरते ज़िया-उल हक को जवाब दिया कि सर कसम ले लें आप पॉपुलर तरीन लीडर हैं, ये लतीफ़ा मैंने नहीं बनाया। तो जनाब, सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में जो भी हुक्मरान हुआ है वो यही समझता है कि वो पाकिस्तान का पॉपुलर तरीन लीडर है और उसकी हुकूमत पाकिस्तान की वो पॉपुलर तरीन हुकूमत है। अब जनाब, मौजूदा हुकूमत भी कुछ इसी किस्म के ज़ोम में मुब्तला है। अच्छा, इसमें शक नहीं है कि भारत के ख़िलाफ़ जंग की कामयाबी और पाकिस्तान की सिफारती महाज पर कामयाबियों ने मौजूदा सेटअप पर अवाम के एतमाद को इस हद तक मजबूत किया है कि अब कोई बैरूनी दुश्मन पाकिस्तान की तरफ वो मैली आंख से देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत मौशी मैदान में भी पॉपुलर है और अवाम मुस्लिम लीग नून और जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो ये वाकई एक सियासी लतीफ़ा ही है। हाँ, मुस्लिम लीग नून हुकूमत का ट्रेडमार्क मेगा प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर वो ज़रूर होते हैं और पंजाब में मरीम नवाज़ भी मुतहरिक हैं, लेकिन पाकिस्तान की सियासत की मामूली सी मालूमात रखने वाला कोई भी शख्स बड़ी आसानी से ये बता सकता है कि इस वक्त बयानिए के महाज पर इमरान खान ही सबसे पॉपुलर तरीन लीडर हैं। और अक्सर कहा जाता है ना कि अगर आप चाहें तो साफ़ और शफाफ इलेक्शंस करवा कर देख लें तो वो 2/3 अक्सरियत हासिल कर सकते हैं। लेकिन क्या करें, हुकूमत चाहती है कि हम यही सियासी लतीफ़े सुनाते रहें कि जनाब मौजूदा हुकूमत ही सबसे मकबूल है। अब हुकूमत का ताज़ा तरीन शोशा ये है कि जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल पाकिस्तान की तारीख का पहला हाई प्रोफाइल कोर्ट मार्शल है। वैसे मुस्लिम लीग नून के तमाम प्रोजेक्ट्स और कामयाबियाँ तारीख में पहली मर्तबा ही तो होती हैं। हालांकि इससे पहले भी कई हाई प्रोफाइल कोर्ट मार्शल हो चुके हैं और कुछ की मर्सी अपील्स वो भी मंजूर की गई थी। जैसा कि मैंने आपको अपने एक गुज़िश्ता व्लॉग में भी बताया था कि लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल, जिनका गैर मुल्की जासूसों से खुफिया मालूमात शेयर करने के इल्ज़ाम में उनका कोर्ट मार्शल हुआ था, तो उन्हें 14 साल की कैद बामुशक्कत ही सुनाई गई थी। और जो मौजूदा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो CDF भी हैं, उन्होंने उनकी रहम की अपील मंजूर की थी। इसी तरह माजी में कई कोर्ट मार्शल हो चुके हैं। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि पाक फ़ौज के अंदरूनी एहतसाब का जो निज़ाम है वो बहुत सख्त और जामे है और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल तो वो तो खैर शुरू ही उस वक्त होता है जब मुकदमे के हवाले से पुख्ता सबूत मौजूद हों। लेकिन फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल पर ISPR की प्रेस रिलीज़ की आखिरी लाइंस ने मुस्लिम लीग नून
اور حکومت کے حامی چھوٹے بڑے ننھے منھے قسم کے تجزیہ کاروں کو ایک نئی امید دلا دی ہے۔ 9 مئی کے مقدمات میں کہ جنرل فیض حمید کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے اور یہ معاملہ عمران خان کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ اچھا، دوسری طرف جمہوریت کے علم بردار عوام کو عمران خان کے فوجی ٹرائل کی خوشخبری بھی سنا رہے ہیں، بلکہ بہت سو نے تو امید بھی لگا لی ہے اور ممکنہ سزا کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ اب جنرل فیض حمید اور عمران خان کے مبینہ گٹھ جوڑ سے متعلق ایسے انکشافات ہو رہے ہیں کہ بریکنگ نیوز بھی شرما جائے۔ جیسے وہ ہمارے جو وزیر مملکت ہیں طلال چودھری، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ عمران خان کے گھر کیا پکنا ہے یہ بھی فیض حمید طے کیا کرتے تھے۔ بھئی شکر ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ عمران خان آج کون سے کپڑے پہنیں گے، یہ بھی جنرل فیض حمید ہی بتایا کرتے تھے۔ اچھا، فیض حمید کا کورٹ مارشل اور یہ 14 سال قید بمشقت کیا ہوئی انہیں کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان تو واش روم بھی جنرل فیض حمید سے پوچھ کے ہی جایا کرتے تھے۔ تو مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ فیض حمید جو بھی کر رہے تھے اس میں عمران خان برابر کے شریک تھے، اور اگر فیض حمید کا ملٹری ٹرائل ہوا ہے تو پھر عمران خان کا بھی ہونا چاہیے۔ اور دوسرا، میاں نواز شریف کو ہر 2 ہفتے بعد ٹی وی سکرینز پر لا کر یہ ثابت کرنا ہے کہ جو میاں صاحب نے فرمایا تھا وہ تو سب درست ثابت ہو رہا ہے اور وہ آج بھی ماضی کی طرح مقبول ہیں۔ اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے جناب کہ مسلم لیگ نون کا یہ دعویٰ ہو کہ وہ مقبول ترین حکمران ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میاں محمد نواز شریف 1999 کے مارشل لاء سے پہلے خود کو میاں صاحب اتنا مقبول سمجھتے تھے کہ انہوں نے آئی جی سندھ ہی رانا مقبول کو لگا دیا تھا، جو کہ نام کے بھی مقبول تھے اور نواز شریف صاحب کو ان کی مقبولیت کا احساس بھی دلاتے رہتے تھے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ رانا مقبول کو نواز شریف سے بھی زیادہ نواز شریف کی مقبولیت کا یقین تھا، اور اس بات پر ان کا اتنا اعتماد تھا، اتنا یقین تھا کہ جنرل مشرف نے جب میاں نواز شریف کی حکومت ختم کی تو رانا مقبول سندھ پولیس کو پاک فوج کے مقابلے کے اوپر لے آئے تھے، اور انہوں نے سندھ پولیس کے افسران کو جنرل مشرف کا طیارہ کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کے بعد جنرل مشرف کی گرفتاری کا حکم بھی دے دیا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہوا وہ تو سب کے سامنے ہی ہے۔ میاں نواز شریف گرفتار ہوئے اور چند ماہ بعد 10 سالہ ڈیل خاموشی سے کر کے میاں نواز شریف جدہ نکل گئے۔ تو اس تناظر میں گزشتہ 2 ہفتوں میں وفاقی وزراء کے بیانات نے تو گویا سیاسی سٹینڈ اپ کامیڈی کی سانسیں دوبارہ بحال کر دی ہیں۔ اچھا، وزیر دفاع خواجہ آصف کے تو چند بیانات کا میں نے اپنے کل کے ولاگ میں بھی ذکر کیا تھا۔ ان کو جنرل باجوہ سے فیضیاب ہونے کے بعد اب ان کا جو احتساب ہے اس کی یاد بھی بڑی ہی شدت سے ستانے لگی ہے، کیونکہ فیض حمید جنرل باجوہ کے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ روز یاد دلا رہے ہیں خواجہ آصف کہ کیسے 2022 میں فوج کے نئے سربراہ کی تعیناتی کا جو عمل تھا اس کے دوران جنرل باجوہ نے 8-9 دن مزاحمت کی دھمکیاں دیں کہ میں ٹیک اوور کر لوں گا، مجھے ایکسٹینشن دے دیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کبھی لالچ اور کبھی دھمکی دیتے رہے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ 8-9 دن ہم ان کے پاس جاتے رہے۔ تو وزیر دفاع خواجہ آصف کے بیانات سے تو لگتا ہے کہ سب کچھ پھر جنرل قمر جاوید باجوہ ہی کروا رہے تھے، لیکن دوسری طرف یہ تاثر بھی دیا جا رہا ہے کہ سب کچھ عمران خان کروا رہے تھے۔ تو پھر اب یہ کیسے طے ہوگا کہ بھئی کون کروا رہا تھا اور کورٹ مارشل وہ کس کا ہونا چاہیے؟ تو ان باتوں سے لگتا یہ ہے کہ خود یہ حکومت ہی اس وقت ایک پیج پر نہیں ہے۔ اور پھر سوال یہ ہے کہ جنرل باجوہ اتنے برے تھے تو پھر وزیر دفاع خواجہ آصف کو ان کا کورٹ مارشل کروانے سے کس نے روکا ہے؟ کہیں حکومت نے جذبات میں جنرل باجوہ کا نام لے کے کوئی غلطی تو نہیں کر دی ہے؟ اور اگر غلطی کی ہے تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ چونکہ اسٹیبلشمنٹ تو صرف فیض حمید کے کورٹ مارشل اور 9 مئی کو لے کر ہی سنجیدہ ہے۔ یہ جنرل باجوہ کا نام تو لسٹ میں دور دور تک نہیں ہے۔ اچھا، دوسری طرف اطلاعات کے وفاقی وزیر انہوں نے یہ فرمان جاری کیا ہے کہ عمران خان کا بیانیہ دفن ہو چکا ہے، عوام اب صرف ترقی چاہتے ہیں۔ اچھا، یہ سن کر عوام نے واقعی ترقی کی طرف دیکھا اور جو پہلی چیز ان کو نظر آئی نا وہ مہنگائی کا نیا نرخ نامہ تھا، جس کی ترقی برق رفتار تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے تو مقبول ترین اقوال ہیں کہ ہم
कशकोल तोड़ेंगे, ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा, पाकिस्तान में होने वाली तरक्की का क्रेडिट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है, डोनाल्ड ट्रंप को पूरी दुनिया में अमन कायम करने और जंग रुकवाने पर अमन का नोबेल इनाम मिलना वगैरह वगैरह। अच्छा, फिर इसमें आप मोहसिन नकवी का बैरून मुल्क से यूट्यूबर्स को वापस लाने का लतीफ़ा भी ज़रूर शामिल कर लें। अब इतने लतीफ़े सुनने के बाद तो आवाम को हंस हंस कर लोटपोट हो जाना चाहिए, लेकिन आवाम बेचारे तो रोज़ी रोटी के चक्कर में इतना पड़े हैं कि उनको ये लतीफ़े भी फीके लगने लगे हैं। वैसे दिसंबर का महीना पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं रहा है, इसलिए ज़्यादा सियासी लतीफ़ों से परहेज़ ही करना चाहिए। आज 14 दिसंबर है और 16 दिसंबर 1971 को सानहा मशरक़ी पाकिस्तान हुआ था, जब कायदे आज़म का बनाया हुआ पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो गया था। और फिर 16 दिसंबर 2014 को सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल हुआ था, जब दहशतगर्दों ने पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में 150 यानी 150 मासूम बच्चों को शहीद कर दिया था। इन दोनों वाक़यात के ज़ख्म आज भी उसी तरह ताज़ा हैं, लेकिन अफसोस कि हम इनसे सबक सीखने को ही बिल्कुल तैयार नहीं हैं। आज भी माजी से सबक सीखने के बजाय हम माजी भूलने के ऊपर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान के इशराफिया को अवाम की नब्ज़ से आज भी कोई इंटरेस्ट, कोई गर्ज नहीं है। इंतखाबी धांधली ने पाकिस्तान को दो लख्त कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान के इंतखाबात आज भी धांधली ज़दा होते हैं। आप ज़रा देखिए कि रियासत अब 2018 के इलेक्शन में इमरान खान को मकबूल तरीन और पाकिस्तान का निजात दहिंदा साबित करने में तमाम वसाइल के साथ अपना पूरा जोर लगा देती है, और यही रियासत 2022 के बाद उनको बदतरीन विलन बनाने पर बज़िद है। हुकूमत की सियासत में एक अजीब वैसे तजाद ये भी है कि हुकूमत जितनी मेहनत इमरान खान को विलन, गद्दार, साजिशी, बैरूनी एजेंट साबित करने पर तुली है या इस वक्त कर रही है, तो इमरान खान का बयानिया आप देखें कि उतना ही मकबूल हो जाता है, और वो भी बग़ैर किसी इश्तहार, बग़ैर किसी सरकारी मुहिम और बग़ैर किसी वज़ीर इत्तलात की खिदमात के। आप देखते हैं कि जो ही इमरान खान के ख़िलाफ़ यहाँ कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो सोशल मीडिया का रद्द अमल वो उससे कई ज़्यादा दुगना हो जाता है। अच्छा, ये मौजूदा हुकूमत के बयानात सुनकर ये कभी कभी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में जैसे दो अलग अलग कायनातें हैं। एक कायनात वो है जिसमें वज़रा रोज़ाना टीवी पर आकर ये कहते हैं कि इमरान खान जेल में मज़े कर रहे हैं, इमरान खान को जेल में फ़लाँ 5 स्टार होटल जैसा खाना मिलता है, उनके पास एक्सरसाइज मशीन है, उनके पास 5 कमरे हैं, मुशक्कती हैं, यानी कि वो जेल में एक 5 स्टार होटल वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। चले, जब तक मुबैना फैज़ हमीद नेटवर्क और बागी अदलिया थी तो ये आर्ग्यूमेंट हमें समझ में आता था, लेकिन अब तो जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल तकरीबन मुकम्मल ही हो चुका है ना, और 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया से भी इमरान खान को कोई रिलीफ मिलने का फ़िलहाल तो इम्कान नहीं है। तो फिर हुकूमत आखिर किस मजबूरी के तहत इमरान खान को 5 स्टार वाली सहूलियात दे रही है, और ये किस किस्म की 5 स्टार जेल है जिसमें इमरान खान अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कैद हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत का कोई रहनुमा इस 5 स्टार जेल से वो मुस्तफ़ीद होने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए सब बहुत अच्छा है, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ख्वाहिश के मुताबिक ही इस बड़े मुकदमे का फैसला भी आ चुका है, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कहते हैं कि सिर्फ इमरान खान को सज़ा देना वो काफ़ी नहीं है, इमरान खान को लाने वालों को भी सज़ा दी जाए। लेकिन जनाब, वज़रा के बयानात से ये लगता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ फैज़ हमीद की उम्र कैद से भी खुश नहीं हैं। वो ये चाहते हैं कि मामला किसी कैपिटल पनिशमेंट की तरफ ही चला जाए। जनरल फैज़ हमीद के हवाले से एक सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तरीन कॉलम निगार, जो मुख्तलिफ एंकर्स के ऑफर होने के बाद उनकी अंदर की कहानी सुनाया करते थे, बदकिस्मती से आज वो खुद भी ऑफर हैं। उन्होंने अभी ये कोई 2 हफ्ते पहले अपने कुछ कॉलम्स में जनरल फैज़ हमीद की खौफनाक साजिशों की कहानी सुनाई है कि किस तरह जनरल फैज़ हमीद ने इमरान खान के साथ मिलकर 9 मई का मंसूबा बनाया, जिसे जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने नाकाम बना दिया। यूं जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा 9 मई की साजिश नाकाम बनाने के हीरो हैं। अब वैसे मुझे तो इन हक़ाइक़ का इल्म नहीं है, ना ही मुझे कहीं से फीड किया जाता है, और ना ही मैंने कभी किसी किस्म की डिक्टेशन कबूल की है, लेकिन मुझे हैरत ज़रूर है इन सीनियर सहाफ़ियों पर जिनके पास किसी भी फ़ौजी अफसर की रिटायरमेंट के साथ ही अंदर की तमाम तर जो मालूमात हैं वो फ़ौरन आ जाती हैं कि कौन सा साबिक जर्नल हीरो है और कौन सा ज़ीरो है। और मज़े की बात यह है
कि ये सब कुछ रिटायरमेंट के बाद ही पता चलता है। मुझे अब मुस्तकबिल का हाल नहीं मालूम, लेकिन आप ज़रूर याद रखिएगा कि मौजूदा फ़ौजी क़यादत की रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद यही हज़रात अपने टॉक शोज़ में, कॉलम्स में या अपने व्लॉग्स में अंदर की कहानियाँ ज़रूर शेयर कर रहे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत, माशरत, सहाफ़त में सिर्फ चढ़ते सूरज को ही यहाँ सलाम किया जाता है, और जो ही सूरज वो गुरूब होता है ना, तो सब तीर कमान तलवारें लेकर वो बाहर निकल आते हैं, और ऐसी ऐसी अंदर की मालूमात और कहानियाँ फिर बाहर निकलती हैं कि सभी हैरान रह जाते हैं। मेरी मौजूदा फ़ौजी क़यादत से भी ये दरख्वास्त है कि ऐसे अनासर से आप ज़रूर होशियार रहें, जो ज़ाहिरी तौर पे आपकी तारीफ़ें ज़रूर करते हैं और आपको मुल्क का निजात दहिंदा बनाकर पेश भी करते हैं, लेकिन अंदर से सिर्फ आपकी रिटायरमेंट का इंतज़ार किया करते हैं कि किस तरह आप रिटायर हों और ये अंदर की खबर निकाल कर आवाम को बता सकें कि देखें ये खबर हमने सबसे पहले ब्रेक की है। तो जनाब, इनकी सारी क्रेडिबिलिटी इसी किस्म की एक्सक्लूसिव मालूमात की बुनियाद पर हो सकती है, जिसकी ना किसी से तस्दीक की जा सकती है और ना ही इसकी तरदीद हो सकती है। चलें, ये तो महज रिटायरमेंट की बात है। अगर कोई बड़ी सियासी या गैर सियासी शख्सियत फौत हो जाए ना, तो फिर ऐसी ऐसी खबरें ब्रेक होंगी कि अगर वो शख्सियत ज़िंदा होती तो शायद फिर इनके गिरबान ही पकड़ लेती। ये सच है कि ब्रेकिंग न्यूज़ की इस दौड़ ने पाकिस्तानी मीडिया को पाकिस्तान का गोदी मीडिया ही बना दिया है। तो फिर ऐसे में कहा जाता है कि सोशल मीडिया वो गनीमत है जिसमें अगरचे बहुत सा रियासत मुखालिफ बयानियाँ और गलत बातें की जाती हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, गलत है, लेकिन ये फिर भी सोशल मीडिया बड़ी हद तक आवाम की आवाज़ बना हुआ है। अब फिर आप दुआ करें कि ये सोशल मीडिया आवाम की आवाज़ बना रहे। अगर ये आवाम की आवाज़ बना रहेगा तो मेरी आवाज़ भी आप तक पहुँचती रहेगी। अपना ख्याल रखिए और अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।